बच्चों की शादी पर। तो ये तो आप सबको याद रहना चाहिए। तो ये सारी डाटा आप लोगों को दिमाग में ननियाल पक्ष के द्वारा, ठीक है, तो ननियाल पक्ष का हो गया, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लालदासी वाला प्रश्न एक बार फिर से लाइब्रेरियन में पूछा गया था, ईओआरओ में पूछा गया था, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। बीरो भारत वरने आयो उमायर का गीत है, ठीक है। लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है समझी जाती है। लालदासी संत भिक्षा नहीं मांगते, इसका मतलब ये है वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। दिए गए ऑप्शन में आपको भिक्षावृत्ति है समझी जाती है और वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। दिए गए ऑप्शन में कौन से कथन सही है? देखो, परिश्रम से दिए गए में दोनों ही कथन यहां पर सही है ना, दिए गए में दोनों ही कथन सही है। ये आप लोगों को याद रखना है। इनके लिए क्या एक रूल होता है, लालदासियों के लिए एक रूल होता है, क्या होता है? स्वयं कमाकर खाना, स्वयं कमाकर खाना। अब इसमें भिक्षावृत्ति है कि मांगना नहीं है, दे दो, नहीं, खुद कमा के खाओ, बात सही है, लेकिन मेहनत की रोटी, तो दोनों ही कथन सही है। ये मेहनत की रोटी खाते हैं और भिक्षावृत्ति को हे दृष्टि से देखते हैं और अनिवार्य है परिश्रम से कमाना, बैठे बैठे नहीं खाना। ये आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप तो पढ़ते हो कि इनका जन्म धौलीदूब में हुआ, मेव लकड़हारे थे, हिंदू मुस्लिम एकता थे, नगला जहाज में इनका जो है पीठ है। ये प्रश्न कहाँ से आ गए? ये थोड़ा गुड पूछे जाते हैं, कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सभी सब्जेक्ट में मास्टर हो तो। खनवा युद्ध के बारे में प्रश्न है। खनवा युद्ध से पहले बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को संधि जो है शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? तो सिलहदी तंवर, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, गंगा और मेदिनी राय। तो सिलहदी तंवर है इसका आंसर, क्या हो गया? सिलहदी तंवर हो गया। ये आपका खनवा युद्ध के पहले। और खानजादा, ठीक है, एक जो याद रखो खानजादा नागौर के, वो भी साथ में था, खानजादा, इन दोनों को भेजा था, खानजादा, नागौर, और जो आपका रायसेन का सिलहदी तंवर। और खनवा का युद्ध आपके 17 मार्च 1527, इस युद्ध से पहले 17 मार्च 1527, 17/3/1527 खनवा, भरतपुर की रूपवास तहसील में। खलकाणी माता, खलकाणी माता गदा मेला, गदा मेला, गर्दभ मेला, कई बार इसके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। गर्दभ मेला या डंकी मेला ये भी कहते हैं ना, खलकाणी डंकी मेला। ये प्रश्न क्या है कि पिछले साल और इस साल 2-3 नाम से बार बार पूछ लिया गया। तो डंकी मेला जो है जयपुर के किस जिले में, जयपुर जिले के कौन से गांव में आयोजित किया जाता है? ये भावगढ़ बंदिया जो गांव है वहां पर मीणा और गुर्जर लोग विशेष रूप से इसमें बैलगाड़ी से भाग लेते हैं प्रशासन की देख रेख में। ये आप लोग इसमें पढ़ते हो। लूणियावास जो है आप लोगों को याद रखना है, लूणियावास, इसमें गधों का मेला बढ़ता है। भावगढ़ बंदिया, लूणियावास जयपुर में, और गुर्जर और मीणा लोग ज्यादा भाग लेते हैं इसके अंदर, गुर्जर और मीणा लोग, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी? रानी लक्ष्मीबाई जी को और तांत्या टोपे को आर्थिक सहायता किसने दी थी? आप सबको पता है 1857 की क्रांति के भामाशाह किसे कहते हैं? 1857 की क्रांति के राजस्थान के अंदर प्रथम शहीद कौन थे? ये भी प्रश्न आता है, कमेंट बॉक्स में बता दो एक बार, ठीक है, बता दो। हाँ जी, इस 12 घंटे क्लास में मुझे माइक वगैरह प्रॉपर ध्यान रखने पड़ेंगे, हालांकि 4-4 घंटे क्लास तो चल जाएगी। अमरचंद जी बाटिया है, अमरचंद जी बाटिया, बीकानेरी भुजिया में गांठिया घना ही चौका लागे जी, याद करो ये है बीकानेर के। कहां के थे आप? थे बीकानेर में, याद रहेगा सभी को। रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को सहायता उपलब्ध कराई थी। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति के राजस्थान के अंदर बात करें, प्रथम शहीद, क्योंकि इनको क्या दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी कि भाई तुम मदद कर रहे थे, हाँ, तो फांसी दी गई थी इनको। बीकानेर से संबंधित थे अमरचंद जी बाटिया।
अमरचंद जी भाटिया के संबंध में लिखो, खजाना इनको लुटा दिया था। अतः इनका है, हम कहेंगे 1793 में बीकानेर में जन्म होता है, 1793 बीकानेर में जन्म होता है। और एक प्रश्न इनके बारे में और याद रखो, राजस्थान का इनको कहते हैं मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे 10 मई को जब अपने इंडिया में क्रांति की शुरुआत हुई थी ना, उसके हम बात करें 10 मई 1857 को तो इंडिया में क्रांति की शुरुआत हुई, और 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। ये आप लोग हमेशा याद रखते हो, 10 मई को इंडिया में और राजस्थान के अंदर 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। वहां मंगल पांडे को हम शहीद कहते हैं, अमर शहीद इनको कहेंगे। और लिखेगा राजस्थान का दूसरा भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे और सेकंड भामाशाह, यह भी प्रश्न याद करना। बीकानेर के अमरचंद जी भाटिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मारवाड़ चित्रकला की शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली के ठिकाना कला के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना शामिल नहीं था? ठिकाने मतलब क्या होता है? सामंत होते थे ठिकानों के मालिक। और सामंत प्रथा आप सबको पता है, वो हमने अभी बात की थी कि भाई सामंत प्रथा की शुरुआत चुंडा के द्वारा की गई थी। राजा के अधीनस्थ जो होते थे वो सामंत। तो मारवाड़ में कौन सा ठिकाना नहीं आता है? तो ठिकाने खूब सारे, घाणेराव भी है, बनेड़ा भी है, रिया भी है, बिणाई भी है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि ये ठिकाना जो है मारवाड़ का कौन सा नहीं था? दिए गए ऑप्शन के अंदर जो बनेड़ा है वो मारवाड़ का नहीं था, बनेड़ा मारवाड़ का नहीं था। घाणेराव हो गया, रिया हो गया, भिणाई हो गया, ये सब है। तो मारवाड़ चित्र शैली के जो ठिकाने हैं उनकी हम बात करें तो बहुत सारे इन ठिकानों की बात करें तो एक आपका जूनिया, घाणेराव, अजमेर, ठीक है, जूनिया और अजमेर भी हो गया, ठीक है, जूनिया और इसके साथ साथ आपका अजमेर हो गया। ये दो ठिकाने और इसके साथ साथ याद कर लिएगा। और एक हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिया, रिया है वो आपका नागौर के अंदर, रिया नागौर में था। बनेड़ा की बात करें मेवाड़ का ठिकाना था, बनेड़ा मेवाड़ का था और ये पाली में स्थित था, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो बनेड़ा है वो मेवाड़ का ठिकाना था, मारवाड़ का ठिकाना नहीं था। अब चित्रकला में भाई कई बार बच्चों के डाउट होते हैं, सर स्कूल और सब स्कूल में हम समझ नहीं पाते। तो मारवाड़ चित्रकला शैली के 4 स्कूल है, इनको चित्रकला शैली स्कूल भी कहेंगे या चित्रकला शैली की प्रमुख शैली भी कहेंगे, है ना, स्कूल या प्रमुख शैली। तो 4 तो प्रमुख है, जैसे मैं ऐप में पढ़ा था उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, हाथ से ही पढ़ा था ऐप में तो है, वहां कोई पीपीटी यूज नहीं करते क्योंकि तुम लोग फिर पैसे देके कहते गुरुजी पीपीटी नहीं, तो हम भी कहते भाई पीपीटी तो हम पढ़ाते ही नहीं, हम तो हाथ से लिख के पढ़ाते। तो फिर तुम्हें वैसे ऐप में सारे बच्चे आप पूरे साल पढ़ते हो, जम के पढ़ते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा मैराथन भी मैं ही लगाता हूँ, है ना। तो तुम लोग पूरे साल जम के ऐप में पढ़ो ऐसे नोट्स और फिर रिवीजन करो मेरे साथ। मेवाड़ चित्र शैली के जो ठिकाने सब स्कूल या मेवाड़ चित्र शैली की उप शैलियां, है ना, परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है, ये सभी क्या है? उप शैलियां हैं। चलो यहाँ लिखा हुआ है उप शैली, याद करो। चावंड है, शाहपुरा है, देवगढ़ है, नाथद्वारा है, उदयपुर है और शावर है। ये मेवाड़ शैली के सब स्कूल है, जिसमें से देवगढ़ और नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, ये याद कर लेना। बाकी आपको याद करना शाहपुरा वगैरह भीलवाड़ा का हो गया, चावंड हो गया, तो ये आपके उदयपुर मेवाड़ सेक्टर में। मारवाड़ चित्र शैली दूसरी शैली आपकी मारवाड़ की चित्र शैली। अब मारवाड़ के अंदर जो जैसलमेर भी आता है, नागौर भी आता है, किशनगढ़ अजमेर भी आता है, बीकानेर भी आता है, जो है आपका अजमेर भी आता है और जोधपुर भी आता है ना, किशनगढ़ और अजमेर अलग अलग ऐसे पढ़ना इसको। फिर आता है डुंडार शैली, चित्रकला की तीसरा प्रमुख स्कूल डुंडार शैली। डुंडार में शेखावटी है, अलवर है, उणियारो और गणेपुच है, उणियारो, जयपुर और आमेर, ये तो तुम्हें पता होगा, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लेना। हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी आती है। कोटा में तो क्या होता है? नारी द्वारा शिकार है, नारी द्वारा शिकार के चित्र मिलते हैं। और एक प्रश्न आता है बूंदी शैली में, तो ये पशु पक्षियों की शैली है, पशु पक्षियों की शैली का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसका तो हम क्या बताएं कि चावंड वगैरह अमर सिंह के टाइम में, महाराणा प्रताप के टाइम में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और किशनगढ़ के तो सावंत सिंह आपको पता ही है, राजा सावंत सिंह के समय में खूब फली फूली थी, जिनको हम नागरीदास वैद्य कहते हैं। और नागरीदास के एक बहुत बड़े चित्रकार हुआ करते थे निहाल चंद,
और नागरीदास को जब निहाल चंद मिल गए तो नागरीदास या सावंत सिंह तो न्याल हो गए। बोले मेरी मित्री यानी कि बड़ी ठणी का चित्र बनाओ, तो बड़ी ठणी का इन्होंने चित्र बनाया था। फिर ले लो फोटो, ले लो फटाफट, ले लो फोटो। ओके, ये माइंड में आपके नोट्स भी साथ साथ में कुछ कुछ दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे कि वास्तव में कंटेंट होता है। ये किशनगढ़ की फल्गुबाई, हम किशनगढ़ की बात करें, फल्गुबाई किस नृत्य शैली से संबंधित रखती है? फल्गुबाई की बात करें तो ये आपके चरी की डांसर है ना, गुर्जरों का नृत्य है। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? गुर्जर जाति। तो ये गुर्जर विशेष रूप से अजमेर क्षेत्र में खूब होते हैं, ठीक है, ये यहीं पर इनका निवास ज्यादा है, तो ये याद रखना। व्यावसायिक नृत्य है ये एक तरह का। चरी नृत्य की बात करें तो ये आपका व्यावसायिक यानी पैसा कमाने की दृष्टि से डांस है, व्यावसायिक नृत्य हो जाता है। और बात करें अन्य नृत्यांगनाएं, ये प्रश्न कई बार आजकल क्या है कि डांसर कलाकार ज्यादा पूछे जाते हैं। अन्य नर्तक कौन है आपके चरी नृत्य के? अन्य नर्तकों की बात करें तो लिखना है इसके अंदर आपके जो है आपके मोहन गौड़ है और सुनीता रावत है। सुनीता रावत, मोहन गौड़, मोहन गौड़, सुनीता रावत। कई बार बच्चे वीडियो करते रहते हैं। वीडियो के नीचे ब्लैक कलर का लिंक दिया हुआ है, टैप करो उस पर और चले जाओ सीधा टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। तो एक पेज पे 6 रखना। तुम आगे बढ़ो, बात करेंगे इसके ऊपर। चित्तौड़गढ़ किले का कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और वो मंदिर पहले एक सूर्य मंदिर हुआ करता था। कालिका माता मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर और शमिदेश्वर मंदिर। देखो चारों ही मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ किले में, लेकिन यहां पर पूछा गया है उसका जो राइट आंसर है वो है कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर पहले क्या था? एक सूर्य मंदिर था। अब ये मीरा मंदिर है तो इसका निर्माण है वो सांगा ने करवाया था। किसने करवाया था? सांगा के द्वारा अपने पुत्र वधु मीरा के लिए। तो नागौर में भी है, यहाँ भी है। तुलजा भवानी, देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज की देवी है ये, शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की देवी है। तो ये भी याद करो साथ साथ में। शमिदेश्वर मंदिर जिसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? मोकल मंदिर, भोज के द्वारा बनाया गया था। इसके ऊपर प्रश्न अलग से आएगा, उसके संबंध में हम अलग से बात करेंगे। निर्माण 7वीं सदी में, लिखेगा मानभंग राजा के द्वारा। 7वीं सदी में मानभंग राजा के द्वारा, मानभंग राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, कालिका माता मंदिर के बारे में। और प्रतिहार कालीन शैली के अंदर है ना, प्रतिहार कालीन शैली, गुर्जर प्रतिहार है ना, गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर इसका निर्माण है। अब प्रश्न तो एक था, अब तुम लोग कहते हो सर ऑपरेशन करो ऑपरेशन करो, ठीक है कर दिया। अब कई बार परीक्षा में प्रश्न आएगा तब उसकी शैली पूछ ली जाएगी। कालिका माता मंदिर तुम चित्तौड़गढ़ में पढ़ के आए, अब इसकी शैली बताओ, निर्माण कब हुआ? 7वीं सदी के अंदर। 7वीं सदी मतलब 600 ईस्वी के बाद, 601 से 699। गुर्जर प्रतिहार शैली है। उसके बाद 1000 के बाद आ जाती है तो वो अन्य शैली आ जाती है, नाम परिवर्तन याद रखना, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह जो 1700 से लेकर के 1743, 1700 से 1743 ईस्वी जयपुर के शासक थे। जयपुर नगर इन्होंने ही बसाया था। इनके द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने को क्या कहते थे? तो वो हुआ करता था आपका सूरत खाना। सूरत खाना, तेरी सावली सूरत की फोटो बना दूं, ऐसे सूरत बनाने के लिए चित्रकारों के लिए विशेष हुआ करता था सूरत खाना, ये आप लोगों को याद रखना। और 36 कारखानों के अंदर एक सूरत खाना हुआ करता था। लिखिएगा 36 कारखाने बनाए थे, तो 36 कारखानों में से एक कौन था आपका? सूरत खाना, जो सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया। ऐसा एक प्रश्न आता है, अजारोरी ओवरी, चित्तेरोरी ओवरी, अजारों वाली तो देवगढ़ से संबंधित है और चित्तेरों की ओवरी है तो मेवाड़ से संबंधित है। आगे प्रश्न आएगा, इसमें भी ध्यान रखना। राजस्थान के किसान खेत जोतते टाइम में परंपरागत रूप से कौन से लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? ये तो अपने राजस्थान के जीवन से संबंधित हो गया। और खेत जोत रहे हैं तो हम बात करते हैं मतलब गांव गांव गोगो ने गांव गांव
खेजड़ी, ये उनकी बात करते हैं गोगा जी महाराज और तेजा जी महाराज, दोनों को सर्प रक्षक देवता, गायों के रक्षक देवता, इनमें काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन ये अपने तेजा जी महाराज, तो तेजा जी महाराज के प्रश्न आज के टाइम में इतने ज्यादा पूछे जा रहे हैं, याद करो, अभी सुरसुरा वाला प्रश्न पूछा था, ये हो गए आपके तेजा जी महाराज। तेजा जी महाराज के संबंध में लिखिएगा कि ये मतलब क्या होता है कि खेत जोतते समय आपके यहाँ पर किसान हड़ के क्या है आपके गीत गाते हैं, ये आपको याद रखना है। राखी बांधी जाती है गोगा जी। आगे देखो यहाँ पर अच्छी फसल के लिए किसान लोग है ना, किसान विशेष रूप से जाट बाहुल्य क्षेत्र चौधरी जो है वो मानते, बाकी सभी मानते हैं वैसे तो तेजा जी भगवान को, किसान है वो अच्छी फसल की कामना के लिए गीत गाते हैं। लेकिन जो राखी बांधी जाती है ना, गोगा राखी बांधी जाती है, हड़के क्या बांधी जाती है, राखी बांधी जाती है हल्के, वो आपके गोगा की राखी है ना, गोगा राखी, ये ध्यान रखना, वो प्रश्न आता है कई बार परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, तेजा जी के गीत है तो टेर कहलाते हैं, है ना, टेर, त से तेजा जी, त से टेर, इनके जो गीत होते हैं वो टेर होते हैं, इनके गीतों को टेर कहा जाता है। अगला प्रश्न इन्हीं के अंदर, जो किसान अच्छी फसल की कामना के लिए अपने तेजा जी भगवान के गीत गाते हैं, और सीधी सी बात है इनका जन्म है वो आपके खरनाल के अंदर होता है। जन्म कहाँ पर, मेला कहाँ पर लगता है, जन्म कहाँ पर होता है, तो जन्म आपका खरनाल, खरनाल के दौड़िया वीर दौड़िया जाट थे, तो खरनाल नागौर के अंदर है वर्तमान में खरनाल। और मेला जो है आपका जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और मेला की बात करें, मेला परबतसर के अंदर है, तो परबतसर है आपका डीडवाना कुचामन जिले में, डीडवाना कुचामन। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को, तेज शुक्ल पक्ष छठा महीना, भाद्रवे का बड़ा महीना, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी। ये कुछ डाटा याद रखो कि भाई परीक्षा में आ जाए, आपका मेला कब लगता है, घोड़ी है लीलन, आप देखो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है लीलन, तो लीलन घोड़ी, ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। तो लीलन घोड़ी, अभी जो प्रश्न आया था वो था वह सर्वाधिक मंदिर है आपके तेजा जी भगवान के कहां पर है, सर्वाधिक मंदिर तेजा जी भगवान के हैं वो आपके अजमेर में है, अजमेर में सबसे ज्यादा मंदिर है। सुरसुरा की बात करें, प्रश्न अभी लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, अब ये सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते हैं, हाँ जी, अब सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते हैं। अब कैसे प्रश्न आते हैं सर, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब ऐसे प्रश्न नहीं आते मेरे भाई। प्रश्न आता है कि सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर जहाँ इनको सर्पदंश हुआ था, तो यहाँ से जागती जोत ले जाई जाती है। नए मंदिर बनने पर पूरे भारत में तेजा जी भगवान का जहाँ कहीं भी मंदिर बनेगा, तो भाई यहाँ जो अखंड जोत जो चल रही है उससे जोत ली जाती है, और दूसरी जगह आपके गांव वगैरह कहीं भी आप तेजा जी का मंदिर बना रहे हो तो साथीगण आएंगे और डीजे बजाते हुए तेजा जी महाराज के भजन गाते हुए, गीत गाते हुए आप लेकर जाओगे, मारो तो रखवा लो तेजा जी भगवान। तो ये सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर से जागती जोत ले जाई जाती है, जागती जोत ले जाई जाती, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना इस बात को, अभी प्रश्न आया था तो वापस से पूछेंगे। और तेजा जी भगवान के लिए जो झंडा चढ़ाया जाता है या ध्वजा चढ़ाई जाती है वो बांसी दुगारी से है ना, उसके लिए जो बांस लाया जाता है, आपको मेले में जाना है तेजा जी भगवान के तो ध्वजा लेके जानी पड़ती है। रामदेव जी है, लोक देवता के हम जब भी जाते हैं मेले में, अभी तो मेलों का ही सीजन चलेगा पूरा, चाहे बाबा का मेला हो, रामदेव जी का हो, तेजा जी का हो, सभी का है ना, तो बारिश के सावन इस चातुर्मास के टाइम में। तो एक प्रश्न आता है बांसी दुगारी, बांसी दुगारी, ये प्रश्न किताबों में मिलते नहीं है। बांसी दुगारी जो आपका बूंदी में स्थित है, ये आप यहां से ध्वजा है तो बांस ले जाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है। क्या हुआ, माइक में कोई दिक्कत थोड़ी है, हाँ बासक नाग था वो तो, ये आप यहां से, अच्छा माइक में कुछ दिक्कत है, ध्वजा है तो, एक सेकंड अभी सही करवाता हूँ, हल्की सी दिक्कत है, चीन चन की आवाज आ रही है कुछ, है ना।
हाँ, थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ नहीं, कोई नहीं, और ऑनलाइन टीम को बोल दिया है, वो एनीडेस्क से यहाँ पर सिस्टम सही कर देंगे। हल्की सी आवाज़ पीछे, स्टार्टिंग में तो सही थी है ना, अभी कुछ हल्की सी दिक्कत हुई है, तो सही हो जाएगी। आप पेशेंस रखो, टीम को बोल दिया है ना, टीम मेरी मुस्तैद रहती है ना, बड़ी प्यारी टीम है, कहते ही एकदम काम करते हैं तुरंत, है ना। वो फ़ोन पे सुन ही रहे होंगे, है ना, हल्का सा म्यूजिक में गड़बड़ हो रही होगी, ठीक है सही करो भाई, ना बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, म्यूजिक देख लो, और सही हो जाए तो फिर आवाज़, हाँ सही, गणेश सही है आवाज़, कमेंट बॉक्स में बता देते हैं कि गणेश सही है भाई, ठीक है। चलो कोई नहीं, सही है, ओके है, आगे बढ़ो और हम सही कर लेंगे इसको। और तेज तो है आवाज़, अपने फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा लो और टीम चेक कर ले, आवाज़ ना रहे, स्टार्टिंग में थी। राजस्थान के किसान अपने तेजाजी भगवान के संबंध में हो गया, अच्छी फसल की कामना के लिए सारी बातें हमने तेजाजी भगवान के संबंध में। एक नया प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कीचक के महल, प्यारा प्रश्न, कीचक के महल, अब सही है, ओके। हाँ भाई गणित, थैंक यू भाई टीम, थैंक यू। ओके ओके, वॉइस सही है, तुम लोग बता देना मुझे, कोई दिक्कत हो जाए ना, होगी तो। ओके थैंक यू, ओके अब आगे बढ़ो। कीचक के महल के संबंध में प्रश्न आया है, आप लोगों को याद रखना है, कीचक के महल राजस्थान की कौन सी सभ्यता से संबंधित है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गाइड वगैरह में नहीं, ऐप के अंदर जाके मिलता है। तो इसका आंसर बताओ, मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर बताओ, फास्ट तो नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट करेंगे। बिल्कुल सही है, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के अंदर 16 फरवरी को पूछा गया था, बैराट की सभ्यता, और बैराट की सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में। कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर आपके बैराट की सभ्यता है, जहां पर आपको कीचक के महल, हम बात करें पाणगंगा नदी, विराट नगर, प्राचीन नाम हम बात करें विराट नगर, विराट नगर पूर्व में, और ये बाणगंगा नदी के किनारे, अर्जुन ने जिसको अपनी गंगा से उत्पन्न किया था, बाणगंगा नदी के किनारे मिलती है, और पांडवों का अज्ञातवास यहीं पर बीता था, आपको पता हो, महाभारत काल के अंदर पांडवों का अज्ञातवास पर आपके था, कि आपको याद रखो इस साथ साथ में। और भीम जो है, भीमलत एक तालाब है आपका, भीमलत तालाब, कहते हैं कि भीम ने अपना पैर जमाया था, इस वजह से पर स्थित, यहाँ पर आपके बौद्ध मंदिरों, बौद्ध मठ के अवशेष मिलते, बौद्ध मठ के अवशेष का प्रश्न, मौर्यकालीन खैराट की सब, मौर्य काल के अवशेष मिलते, मौर्य काल, महाभारत काल की जानकारी, महाभारत काल की, मौर्य काल की जानकारी, बौद्ध मठ मिलते हैं, कई सारी डूंगरियां पाई जाती है, जो अगले बैराट का क्वेश्चन, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरियां पाई जाती है। एक प्रश्न क्या है कि परीक्षा में आ जाता है आजकल की, इस समय के अवशेष मिलते हैं, कौन से शासन के, कौन से धर्म के अवशेष, सीधा सीधा प्रश्न, वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी सही कर, हाँ हाँ सुन रहे,
हेलो हेलो। देखो भीमताल अलग है, इमलत अलग है। एग्जाम में ये अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं। टीम टीम ध्यान रख रही है, वरना टीम कर लेंगे क्लास के बाद। सही है। तो बता देना यार। तो आगे बात करेंगे बैराट की सभ्यता के संबंध में। हमने देख लिया सारा कुछ, बाकी हर एक सभ्यता के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और दूसरी बात ये है, अब क्लास की पीडीएफ करते हो, सबसे पहले तो ये पीडीएफ जाएगी ऐप के अंदर। और दूसरा अपना तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, 3,10,000 बच्चे जुड़े, वहां जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगी। और ये आपको जैसे ही फ्री नोट्स है ना, ये फ्री नोट्स यहाँ पर आपको मैं कोशिश करूंगा कि कंप्रेस करके, यार बहुत बड़ी पीपीटी हो जाती है ना, तो क्लास की कोई गारंटी नहीं होती, बोर्ड भी परेशान हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ आपको दे दूं, है ना। ये कहाँ मिलेगी बता देता हूँ, ऐप के अंदर। अभी सही है? आवाज कट रही है? अरे भाई चेक करो, क्या करते हो। मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ आपको दे दूं, है ना। ओके है बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो आवाज सही है क्या। अब सही है। और दूसरा, सब इंस्पेक्टर का अपना नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी ऑफर प्राइस में अपन ने इसको 2199 में रखा है। और मार्केट में तो 2000 की आपको पता है टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलती है। उस प्राइस में मैंने इस बैच को रखा है, सब इंस्पेक्टर का न्यू बैच, जिसमें जीके भी है और हिंदी भी है और 50 टेस्ट भी है। ठीक है, ये आप लोगों को इतनी कम कीमत में सब कुछ अवेलेबल करवाया जा रहा है। और दूसरा, लैब असिस्टेंट साइंस है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, रेट के बैच है, सब कुछ उपलब्ध है। और एसआई की नई बुक अपने मार्केट में आ गई है। एसआई की बुक सिर्फ 250-300 रुपये के अंदर रखूंगा, जिसमें पिछले सारे पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ है। हिंदी की ये बुक है ना। वरना तो आज के टाइम में मार्केट में जयपुर जाके देखो, कई सारे ढाबे खोल के बैठे हैं, कहते हैं कि हम 13-14 हज़ार में हिंदी पढ़ाएंगे, आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। मैं कहता हूँ हिंदी 300 रुपये की किताब ले जाके पढ़ लो, रटने वाली आधी चीजें हैं, है ना। एक दो को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, हमारे ही जोधपुर से भागे हुए हैं। ठीक है ना, ढंग से मतलब बच्चों के पैसे ऐंठने वाले। ऐसे कोचिंग संस्थान के चक्कर में मत फंसना, मैं फिर से कह रहा हूँ। सुना है आजकल जयपुर में ऐसे एक दो ढाबे और स्थापित हुए नए। ऐसे कोचिंग को देख के दूर से नमस्कार करके भग जाना तुम, क्योंकि मोटी फीस और उनकी वसूली। और फिर तुमने देखा ही होगा जयपुर में गुजर की थड़ी के आसपास एक दो बिल्डिंग गिरी हुई देखी थी। हाँ, तो ऐसे कोचिंग संस्थानों से बच के रहना, मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है। हाँ, काले कारनामों वाले, नाम में ही काला नाम आ रहा है। तो कई सारी, मैं अब कहना नहीं चाहता था, लेकिन विद्यार्थी फंस जाते हैं, फिर मेरे को कॉल करते हैं कि सर हम फंस गए, क्या करें। तो बच के रहना भाई। ठीक है, अब आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बैक टू बैक चलेंगे। यहाँ पर देखो, जैसे जैसे भर्तियां आती है ना, बरसाती मेंढकों की तरह कई कोचिंग आ जाती है, तो बच के रहना थोड़ा सा। मैं नहीं कहता कि कोचिंग बुरी है, अच्छी है, बहुत सारी अच्छी भी है, लेकिन बरसाती मेंढक से बच बच के रहना। बरसाती मेंढक खूब होते हैं। रियासतों में उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार की स्थापना है के लिए सबसे पहले कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? राजस्थान सेवा संघ, सदविद्या प्रचारिणी सभा की, राजपूताना मध्य भारत सभा, या मारवाड़ हितकारिणी सभा? अब देखो, अब आवाज सब क्लियर है, ओके है? तो ना ना, मैं किसी को नहीं लपेट रहा। मैं हिंदी विशेषज्ञ बन करके, जो अपने आप को धुरंधर मान करके 13-14 रुपए के मैं तो 10-10 सालों से ले रहा हूँ, बच्चों को ऐसा पढ़ा रहा हूँ। एक दो जनों को मैं जानता हूँ, है ना, एग्जाम कोचिंग करके, एग्जाम गुरु ऐसा कुछ चलाया था हमारे जोधपुर में, वहां से फेल हो गया, फिर वो जोधपुर भाग गया, जयपुर भाग गया। तो एक एक दो को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, है ना। ऐसों से बच के रहना। बाकी कोचिंग अच्छी है, एक दो चार कोचिंग और अच्छी है। मैं ये नहीं कहता बुरी कोचिंग है, अच्छा पढ़ाती है, ठीक है। लेकिन कुछ है वो बरसाती मेंढक की तरह आगे आए हैं, है ना। एसआई में हिंदी पढ़ा देंगे, हम धुरंधर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। एक तुम लोग तो जानते ही नहीं होंगे उनके बारे में, जो बच्चे जानते हैं वो बच के रहें, बस और कुछ नहीं। चलो ठीक है, इसका आंसर करो सब साथी फटाफट। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आने के बाद में कई सारी कोचिंग संस्थानों में खौफ है ना, तो डरते हैं वो बहुत ज़्यादा कि सर सच्चाई ना बता दें हमारी। तो भाई जो सच्चे होंगे तो उनके तो मैं साथ हूं, जो बुरा करेंगे बच्चों का उनको तो लपेटेंगे, फिर क्या करें। रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए जो आपके राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना इसकी की गई थी, ये ध्यान रखना, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना। देखो 1918 भी सही आंसर है इसका, 1919 भी इसका सही आंसर है भाई। इसकी स्थापना 31 दिसंबर
31 दिसंबर को हुई थी दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर। दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर, दिल्ली के चांदनी चौक में इसकी स्थापना होती है। इसके 4 अधिवेशन परीक्षा में आते हैं, 4 अधिवेशन परीक्षा में आते हैं, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 अधिवेशनों की हम बात करें तो इसका सीक्वेंस थोड़ा याद रखना। सबसे पहले दिल्ली में स्थापित हुई, तो पहला अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। दिल्ली से थोड़ा आगे जाओ, अमृतसर पंजाब में दूसरा अधिवेशन होता है। अमृतसर में इसका दूसरा अधिवेशन होता है। तीसरा अधिवेशन थोड़ा नीचे आ जाओ, राजस्थान के अजमेर में होता है। ठीक है, तो तीसरा अधिवेशन इसका कहां हो गया? अजमेर में हो गया। और फिर थोड़ा नीचे चलाओ, चौथा अधिवेशन है वो नागपुर के अंदर होता है। नागपुर। तो ये प्रश्न इतना ज्यादा पूछा जाता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 अधिवेशन, पहला दिल्ली के अंदर होता है, दूसरा अमृतसर के अंदर होता है, तीसरा आपका अजमेर राजस्थान में होता है, चौथा महाराष्ट्र नागपुर में होता है। ये प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अधिवेशनों के संबंध में आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जमनालाल बजाज के प्रयासों से इसकी स्थापना याद रखना। ऑप्शन जो भी आए परीक्षा में वो करना। जमनालाल बजाज के प्रयासों से ये स्थापित हुआ था और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, और मैन यहां लिखा हुआ है उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से पिंगल साहित्य, देखो पिंगल साहित्य की जो रचनाएं दी गई है उनके संबंध में आपको बताना है। पिंगल का मतलब होता है पद्य रचना, है ना। पूर्वी राजस्थान के अंदर जो राजस्थानी भाषा है उसके अंदर लिखा गया साहित्य है। पूर्वी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। वॉइस ओके है? फिर बार बार बच्चे कोई कमेंट कर रहे हैं, ओके है ना भाई वॉइस? हाँ, एस न्यू ज्योग्राफी ही पढ़ा रहे हैं हम बैच के अंदर। तुम लोग मुझे बताते रहना, कई बार बच्चे क्या है वो कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, पढ़ाऊँ कि फिर कमेंट देखो। ये आपके पिंगल साहित्य की बात हो रही है। यहां पर देखो आपका सबसे पहले हम बात करें, नया प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। हालांकि विनय मल्लिका तो आप पढ़ते हो हमेशा दयाबाई के संबंध में, सहजो बाई का सहज बोध और विनय सहजो बोध और दयाबाई का विनय मल्लिका, ये आप लोगों को कई बार याद रखने हैं कि हम ये चरणदास की शिष्याएं थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। और उसके बाद में एक अणबे वाणी या अर्णव वाणी है, ये प्रश्न 2 बार पूछा है। अगला प्रश्न ये पूछा था पेपर में कि अणबे वाणी या अर्णव वाणी जो ये ग्रंथ है इसका संकलन किसने किया था? इन्हीं के एक शिष्य ने किया था। याद रखना, इसका प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना इसको। अवतार चरित्र की बात करें तो नरहरिदास की रचना है, नरहरिदास की है। तो आप ऐसे देखो ना, डी के सामने क्या आएगा सर? डी के सामने 2 है, तो डी के सामने 2, इन 2 में है। फिर है विनय मल्लिका, डी के सामने 4 और 3 आंसर इसके अंदर सही है। कौन सा है? 3, सी आंसर सही हो गया। ठीक है, तो सी आंसर इसके अंदर राइट हो गया जी। और रामगुण सागर की बात करें तो एक है प्रताप कंवरी, प्रताप कंवरी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दयाबोध और विनय मल्लिका दोनों इन्हीं के ग्रंथ है, दयाबोध और विनय मल्लिका, नाम से ही है दयाबोध। ये चरणदास जी की शिष्या थी। ठीक है, अगला देखो, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील है और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में शुरू हुई थी? हम बात करें, और जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म, ये लाइन नीचे लिखी हुई है। और ऐसे जो है आपका मेवाड़ का जो है राज चिन्ह है, इस तरफ भील की फोटो है। भील क्या है कि राज तिलक करते थे मेवाड़ के राजाओं के, पहले तो विरोधी हो गए थे और बाद में इनको अपना स्वामी मान लिया था, विशेष रूप से महाराणा प्रताप जी के टाइम में। तो राज तिलक करने की जो परंपरा है। और आमेर के राजाओं का राज तिलक है वो कौन करते हैं? आमेर के राजाओं का राज तिलक है वो मीणा लोग करते हैं, याद रखना। ये महाराणा प्रताप जी के समय में इसकी शुरुआत होती है। और जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, सूर्य की फोटो अंकित है और भील और एक तरफ राजपूत योद्धा दिखाया गया है। तो ये महाराणा प्रताप जी के समय का आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? यह प्रश्न इंपोर्टेंट है कि एक ही आंदोलन के उद्देश्य क्या थे?
बार बार प्रश्न आता है। एक ही आंदोलन के उद्देश्यों के अंदर देखो, राज्य एवं जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी प्रकार के शोषण का विरोध करना, भीलों के किसी प्रकार शोषण का विरोध करना, राज्य और जागीर की कचहरी का बहिष्कार करना, भीलों और गरासियों का सामाजिक उत्थान करना। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार यहां पर सारे के सारे ऑप्शन सही है कि जागीरदार भीलों का शोषण नहीं करेंगे, और राज्य और जागीर की जो कचहरी है उनमें उनका बहिष्कार करो, वो न्याय सही नहीं करते, और भील और गरासियों का सामाजिक उत्थान, ये यहां पर एक ही आंदोलन के संबंध में दिए गए, बिल्कुल सही है। 1921 के अंदर जो है सभी कथन इसके अंदर सही है। शुरुआत के संबंध में बात करें, सबसे पहले ये आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1921 के अंदर मातृकुंडिया चित्तौड़ से इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? मातृकुंडिया चित्तौड़, मातृकुंडिया चित्तौड़ से ये 1921 के अंदर शुरू होता है, और भीलों आदिवासियों के लिए उनके हक को लेकर के मोतीलाल जी तेजावत के संबंध में, मोतीलाल तेजावत द्वारा। और मोतीलाल तेजावत जी को कहते हैं बावजी, है ना, भीलों का मसीहा, या इनको कहते हैं बावजी। 21 सूत्री मांग इनके संबंध में आप लोग पढ़ते हो, और मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये तो खैर मोतीलाल तेजावत के संबंध में, ये तो आदिवासियों के लीडर थे। माणिक्यलाल वर्मा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। झाड़ोल कोटला, देखो स्थान याद रखना, झाड़ोल हो गया, झाड़ोल हो गया, उसके बाद में आपका कोटड़ा हो गया, झाड़ोल, कोटड़ा, और जो स्थान है उनके अंदर लिखोगे मादड़ी और फलासिया, मादड़ी, फलासिया, मादड़ी, फलासिया, नीमड़ा, ये कुछ केंद्र हुआ करते थे। अब क्या है, आज के टाइम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो ये क्या थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जाता है, उस समय थोड़ा ध्यान रखना इस बात को कि यहाँ पर झाड़ोल, कोटड़ा वगैरह इस एक ही आंदोलन के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। यहाँ पर आदिवासियों के लिए ये पहला संघर्ष था जन जागृति के दौर में, राजस्थान की हिस्ट्री में हम बात करते हैं। एसआई के लिए हिंदी कौन पढ़ाते आपके बैच में? ब्रिजवासी सर पढ़ाते बेटा, उनके वीडियोज यूट्यूब पर आपके खूब डाले हुए हैं, हिंदी मैराथन देख लेना, गुरुजी बहुत गहराई से पढ़ा रहे हैं, पढ़ो उनसे। तो सभी कथन सही है। ये इनके उत्थान के लिए पहला फर्स्ट राजनीतिक संघर्ष था, पहला राजनीतिक संघर्ष था इनका, जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व 1921 में शुरू हुआ था। देखो एक उपाधि है महाराजा धीराज मान सिंह, महाराजा धीराज मान सिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? ये लाइब्रेरियन के अंदर पूछा गया था। मानिक चंद है कि गोविंद दास है, गोवर्धन दास है, या कल्याण दास है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताओ। तो यहां हम बात करें इनके द्वारा जो गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया था, गोविंद दास इसके क्या थे? वास्तुकार थे। और अब इस मंदिर की बात करें तो ये गौड़ीय वल्लभ संप्रदाय ना, गौड़ीय संप्रदाय का केंद्र है, गौड़ीय संप्रदाय का केंद्र, गौड़ीय संप्रदाय का केंद्र है। और इसके साथ साथ गोविंद देव जी की जो मूर्ति की बात करें तो भगवान गोविंद देव जी की जो मूर्ति है वो वृंदावन से लाई गई थी, वृंदावन से मूर्ति इनकी वृंदावन से लाई गई थी। और एक फैक्ट इनका कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ या गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रथम पीठ है वो यही है, गौड़ीय संप्रदाय की फर्स्ट पीठ लो जी, गोविंद देव जी जयपुर के राजा है ना, जयपुर के राजा आपकी उपाधि मिली हुई है ना। जयपुर के जितने भी शासक हैं वो खुद को राजा नहीं मानते हैं, बल्कि गोविंद देव जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? तो यहां पर ये याद रखना कि जयपुर के राजा इनको कहते हैं गोविंद देव जी को। और जैसे हम बात करें एकलिंग जी को कहते हैं, जैसे उनको राजा माना गया है मेवाड़ के अंदर, और जो उनके दीवान कहलाते हैं कौन? अपने जो है मेवाड़ के महाराणा। तो गौड़ीय संप्रदाय की फर्स्ट पीठ जो है, प्रधान पीठ, जो गोविंद दास जी की, गोविंद दास ने मतलब इसके वास्तुकार हुआ करते थे इसके गोविंद दास। अलवर रियासत के अंदर आपका वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जन जागृति के दौरान जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी उनके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ। ये हरिनारायण शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा? हरिनारायण शर्मा के द्वारा।
अस्पृश्यता संघ भी बनाया था इन्होंने 1925 के अंदर। लिखो अस्पृश्यता संघ, अस्पृश्यता संघ भी बनाया था 1925 के अंदर, 1925 के अंदर। और हरिनारायण जी शर्मा ने जो वाल्मीकि और आदिवासी संघ बनाया था ये 1923 के अंदर इसकी स्थापना हुई की थी। कब की थी? 1923 में। 1923 के अंदर इसकी स्थापना, दोनों की स्थापना आपके 1923 के अंदर, 1923 में हरिनारायण शर्मा द्वारा, और अस्पृश्यता संघ भी इनके द्वारा बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक रियासती विभाग बनाया गया था। तो सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आता है, रियासती विभाग किसके द्वारा कब बनाया गया था? 5 जुलाई को बनाया गया था। 5 जुलाई 1947 को। और इसके अध्यक्ष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अध्यक्ष सरदार पटेल और वीपी मेनन इनके सहयोगी थे। तो ये साथ में इनके सचिव सहयोगी थे। इनका एक ही काम था कि भारत में जितने भी रियासतें हैं 562 प्लस, इन सबको भारत में मिलाना, ये इनका उस समय का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो रियासती विभाग की स्थापना सचिव वीपी मेनन थे। रियासतों की समस्याओं से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस मृदभांड से संबंधित है? देखो इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स 11वें रंग के मृदभांड है ना, ये आपके 11वें या फिर गैरिक मृदभांड। इनको गैरुआ या फिर गैरिक रंग एक ही बात है, गैरुआ या गैरिक रंग कहोगे आपके गणेश्वर जोधपुरा गणेश्वर। अब जोधपुरा हो गया या बैराट की सभ्यता वगैरह, ये सब आपके कोटपुतली बहरोड में है। जयपुर में नलियासर मैंने बताया था, और भी सभ्यताएं मैं एक मैप के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, ये 11वें रंग के मृदभांड, ये अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर 2025 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी की शुरुआत में अकबर के आधिपत्य में चला गया था? जब अकबर राजा बना था 1556 में, हुमायूं की मृत्यु के बाद में, उस समय के उसके विजय अभियानों के अंदर हम बात करें तो मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 में अकबर के अधीन चला गया था? तो ये मेड़ता चला गया था। कौन सा चला गया था? मेड़ता आंसर आपको यहां पर लिखना है। मेड़ता अकबर के अधीन हो गया था। अढ़ाई दिन के झोंपड़े में हरिकेली नाटक, उसके अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा आपके अजमेर है ना, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर। यहां पर हरिकेली नाटक के अलावा और कौन सी रचना को खुदवाया गया है? तो ललित विग्रहराज की पंक्तियों को खुदवाया गया है। अब ललित विग्रहराज का प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है। ठीक है, हाँ जी, ललित विग्रहराज का प्रश्न कई बार आता है, जिसकी रचना है वो आपके सोमदेव ने की थी। किसने की थी? सोमदेव के द्वारा। याद करो, सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई। और इस ललित विग्रहराज के अंदर देसल दे जो आपके राजकुमारी है इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल दे। अब देखो किसकी प्रेम कथा है? देसल दे और इसके साथ साथ विग्रहराज चतुर्थ, इनकी क्या है? प्रेम कहानी है। तो ये आपका इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल दे। और ये कई बार प्रश्न आता है, सीधा सा प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि बताओ ललित विग्रहराज के अंदर कौन सी रानी का उल्लेख मिलता है? विग्रहराज की किस रानी का उल्लेख मिलता है? सीधा सा प्रश्न आता है, तो वो आप करना देसल दे। ठीक है, अलग से याद रखना। और नरपति नाल का जो है बिसलदेव रासो। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि बिसलदेव रासो में कौन सी रानी का उल्लेख मिलता है? बिसलदेव रासो, इसमें भी जो है विग्रहराज की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो गुरु जी के प्रेम तो यहां पर हो गया था ना सर, ये देसल देख नहीं, राजा को एक से ज्यादा प्रेम होता है। ठीक है, इसमें किसके बारे में है? हरिकेली नाटक आपका, हरिकेली की पंक्तियां सर और कहां लिखी हुई है? हाँ, विग्रहराज को ही बिसलदेव कहा गया है, इसी को ही क्या कहा गया है? बिसलदेव। 1153 से इसका राज है।
जो राजा राममोहन राय का जो समाधि स्थल है ना इंग्लैंड के अंदर, वहां पर खुदी हुई है हरिकेली नाटक की पंक्तियां। मिल गया आंसर? हाँ, तो रानी राजमती, बहुत बढ़िया, बिसल देव रासों में रानी राजमती और बिसल देव, और ये रचना है वो आपके नरपति नाल की है। किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना। कई बार प्रश्न आता है कि सरदार सरदार कितने आदमी थे? 20 आदमी थे। कितने आदमी थे? कितने नर? 20 नर। नरपति नाल की बिसल देव रासों में राजमती और इनका हो गया। और इसमें जो है सोमदेव का जो ललित विग्रह राज है, इसमें जो राजकुमारी हो गई जो आपकी देसल देव हो गई। ये अजमेर में आपका अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है। हरिकेली नाटक के बारे में तुमने प्रश्न पूछा था, मैंने बता दिया। ठीक है, ओके। इस प्रश्न का आंसर बताओ फटाफट। आ जाओ भाई। लैब असिस्टेंट के सारे बैच अगस्त में पूरे हो जाएंगे और सितंबर अक्टूबर 2 महीने पड़े रहेंगे तुम्हारे एग्जाम से पहले। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कर सकता हूं। आजो सारे साथी आजो। देखो मैं अब थोड़ा सा क्या है, शुरुआती प्रश्नों के अंदर थोड़ी व्याख्याएं ज्यादा ले रहा हूं। शुरुआती प्रश्नों में व्याख्या ज्यादा लेने से इस बाद वाले क्वेश्चन जब रिपीट होंगे कई सारे उनसे मिलते जुलते, तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं व्याख्या ज्यादा कर रहा हूं। अब प्रश्न है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन 1920 से जो स्टार्ट हुआ था 20 से 22 तक, उस असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? ये थे आपके गौरीशंकर, है ना, पंडित गौरीशंकर। ये पंडित गौरीशंकर थे, याद रखना, पंडित गौरीशंकर। निम्नलिखित में से मेर विद्रोह जो आपके 1818 से 1821 में चला था, उस समय की बात हो रही है कि बताओ कि आपका जो मेर विद्रोह है उसका प्रमुख कारण कौन सा था? 1818 से 1821 मेर विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश नियंत्रण। अंग्रेजों के अधीन ये कभी रहे नहीं, और अंग्रेजों ने जब इनको अधीन लाने के प्रयास किए तब मेरों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। सबसे पहला यही आपको याद रखना है, जमींदार वगैरह इनका हस्तक्षेप नहीं था, अंग्रेजों का बढ़ता हुआ नियंत्रण, ब्रिटिश नियंत्रण, मेरों को कंट्रोल में लाने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक कंट्रोल, है ना, प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण। तो प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण है भाई। पहले ये लोग स्वतंत्र थे और बाद में, धन्यवाद, बाद में जब अंग्रेजों ने इनको अपने अधीन लाने का सोचा तब ये आपने मेरों ने क्या है? विद्रोह कर दिया। मेर क्षेत्र है ना अजमेर के आसपास का, उसकी बात हो रही है। निम्न में से किस पुरा स्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई? यूनान की मुद्राएं कहां से मिली है? अपोलो डॉट्स की मुद्राएं वगैरह जिनकी हम बात करते हैं, यूनानी देवता अपोलो की मुद्रा जहां से प्राप्त हुई है वो है आपकी आहड़ की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ की सभ्यता, जिसकी हम बात करें। यहां से कई सारे अवशेष मिले हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आहड़ की सभ्यता से क्या क्या अवशेष मिले? यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं मिली हैं। मुद्रा किसकी? आपकी यूनानी अपोलो की, यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं। तो यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई, ये ध्यान रख लेना। गोरे और काठे मिले हैं, वो क्या है? मिट्टी, ये जो बर्तन है, गोरे और काठे, ये बर्तन प्राप्त हुए हैं, यह भी आपके आहड़ से ही मिले हैं। ताम्र और यूनानी मुद्राएं मिली हैं, तांबे की मुद्राएं मिली है, ताम्र युगीन स्थल होने की वजह से तांबे की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा लिखो बनासियन बुल यहां से मिला है, मिट्टी का बनासियन बुल यहां से प्राप्त हुआ है। और इसकी बात करें तो यह सभ्यता स्थल जो आहड़ है, इसके कई सारे पुराने नाम हमें मिलते हैं। परीक्षा में इसका यह भी पूछा जाता है कि इसके जो है उपनाम और कौन कौन से हैं इस सभ्यता से संबंधित। तो इसके उपनामों में ताम्रवती नगरी है, आघाटपुर है, धूलकोट है। क्या है? ताम्रवती नगरी है, आघाटपुर है, धूलकोट है। धूलकोट क्या है सर? अरे धूलकोट तो इसका स्थानीय नाम है,
लोकल लेवल पे इसको ये नाम दिया गया है धूलकोट, है ना, ये इसका स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम। तो धूलकोट हो गया, आगाटपुर हो गया, ताम्रवती नगरी हो गई, और ये सभ्यता आपके कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। और आगे इसके संबंध में और भी फैक्ट आपको बताते जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किताबें हैं वो महाराणा कुंभा के शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई है। अब एक प्रश्न तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि गोविंद किसका शिल्पी है, महाराणा कुंभा का। कुंभा का टाइम कौन सा है आपके, जो है जैसे हम बात करें महाराणा कुंभा का जो टाइम है वो 15वीं शताब्दी के मिड वाला, तो वो आपको याद रखना, पूर्वार्ध का टाइम। गोविंद के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी, उदार धोरणी, कलानिधि, द्वार दीपिका, राजवल्लभ। देखो राजवल्लभ की बात करें, ये मंडन की रचना है। ये किसकी रचना है, ये मंडन की रचना है। वास्तुसार है, रूप मंडन है, और ये आपका राजवल्लभ है, ये मंडन की रचनाएं हो जाती है। लेकिन द्वार दीपिका है, कलानिधि है, और उदार धोरणी है, तीनों ही गोविंद की रचना है। किसकी है, गोविंद की रचना। और इस गोविंद के बारे में जो प्रश्न आता है, तो गोविंद कौन था, गोविंद मंडन का पुत्र था। BCD नहीं, A, B और D। गोविंद की बात करें तो मंडन का पुत्र, मंडन प्रमुख शिल्पी हुआ करता था, मंडन का पुत्र। और मैं फिर से कहूंगा ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गोविंद की रचनाएं उदार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका। द्वार दीपिका और ये जो आपका है जो है उदार धोरणी, ये ग्रंथ इतने इंपॉर्टेंट है कि बार बार परीक्षा में आते हैं। अगला देखो, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए एक चित्र है, श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए बूंदी के महल में चित्र है। तो बूंदी के महल की जो चित्रशाला है उसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था। तो ये उमेश सिंह के संबंध में बात हो रही है कि महाराजा उमेश सिंह का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए एक फोटो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि उमेश सिंह, तो उमेश सिंह के समय में चित्रशाला इनके द्वारा बूंदी के महलों में किसका निर्माण करवाया गया था, चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था बूंदी के महलों में। और बीती चित्रकला का स्वर्ण काल है ना, बूंदी के इतिहास के अंदर बीती चित्रकला का जो गोल्डन टाइम है वो किसको कहते हैं, तो ये इसी के समय को कहते हैं, बीती चित्र का आपका स्वर्ण युग, स्वर्ण युग बीती चित्रकला का, ये इन्हीं का टाइम है उमेश सिंह का। शत्रुसाल है या छत्रसाल है, इसकी बात करें, इसने रंग महल बनाया था। क्या बनाया था बूंदी के अंदर, रंग महल। अब गुरुजी कैसे याद करें, देखो शत्रु या छत्रसाल की बात करें, रंग में भंग पड़ गया, दुश्मनी हो गई, ऐसे याद करो। तो छत्रसाल ने रंग महल बनाया था, उमेश सिंह ने बनाई थी चित्रशाला, जहां पर पेंटिंग की जाती थी महल के अंदर, दीवारों पर चित्रकारी, उसके संबंध में प्रश्न है। ठीक है भाई, अरे भाई जिस भी एग्जाम में जीके आता है उन सभी के लिए ये क्लास रामबाण है, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर जिसमें भी आता है उसमें पूछा जाता है प्रश्न। अब देखो वाद्य यंत्र वाला आई है यहाँ, ठीक है, वाद्य यंत्र मैंने इतना डिटेल में करवा दिया है कि अब मैं बिल्कुल भी व्याख्या नहीं करूंगा, और तुम लोग भी खुश हो कि हाँ सर हम कर लेंगे। कर लोगे तो फिर दिक्कत है ही नहीं किसी प्रकार की यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है। देखो मृदंग है, चंग है, खंजरी है, नौबत है, पुंगी है, अलगोजा है, नड़ है, मशक है। देखो मृदंग है, चंग है, खंजरी है, नौबत है। मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत। खंजरी हो गया तो ये अलग हो गया, नौबत है तो मत जो है आपका, ये सारे जितने भी है, इसके अलावा जितने भी है वो चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्र, बाकी सब क्या है, चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्र है। और सुमेलित खंजरी, अरे इसमें भी तो चमड़ा लगा होता है, ये सुमेलित हो गया। पुंगी, अलगोजा, नड़ और मशक, ये सब आपके अवनद वाद्य यंत्र है, अवनद है ये भी है। और ये पुंगी, अलगोजा, ये है सुशिर। सुशिर का मतलब हो गया ये फूंक मार के बजाए जाते हैं। अलगोजा है, नड़ है, मशक है, सब में फूंक मारी जाती है। रावण हो गया, जंतर हो गया, निशान हो गया, सतारा हो गया। तो दिए गए में मंजीरा है, झांझ है, थाली है, खड़ताल है, ये तो घन वाद्य यंत्र हो गए सारे के सारे। ये सारे के सारे मैंने ट्रिक बताई थी उसके बेस पे सारा आंसर निकल रहा है।
तो दिए गए ऑप्शन में जो रावण हत्ता है, जंतर है, शतारा है, यहां पर आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें रावण हत्ता, जंतर, शतारा, निशान, ठीक है, ओके। तो दिए गए में से यहां पर आपका सुमेलित ग्रुप नहीं है दिए गए ऑप्शन में, ये आप लोगों को याद रखना है। रावण हत्ता है, जंतर है, तत्वादी यंत्र है, निशान इसमें नहीं है, तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है, ओके। एक बार थोड़ा सा अगर ऑप्शन से सुमेलित करके रखोगे और ट्रिक को दिमाग में रखोगे तो वाद्य यंत्र आपको परेशान नहीं होगा, ठीक है, ओके ओके, हाँ जी, चलो आगे बढ़े। हाँ सतारा है, निशान को करो, 1 मिनट है ना, नए कुछ कुछ वाद्य यंत्र आते रहेंगे, आप लोग उसको देखते रहो। और वैसे जो मैंने बताई है ट्रिक, उसके बेस पे सारा कुछ हो रहा है सही, ठीक है, सारा कुछ सही होता है, निशान इसमें अलग है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गरासियों का लोक नृत्य नहीं है। अब गरासियों के लोक नृत्य में मावारी मौज गोकुल में है ना, मांदड़ है, वालर है, लूर है, मावड़िया है, मांदड़ है, वालर है, लूर है, कूद है, मावड़िया नहीं होता है, ठीक है। मावारी मौज, मोरिया हो गया गोकुल में, ठीक है, कूद हो गया, लूर हो गया, मांदड़ हो गया, वालर, ये सब ग्रासियों के। लेकिन मावड़िया कथौड़ी का है, ठीक है, कौन सी जनजाति से संबंधित हो गया, कथौड़ी से संबंधित हो गया, हाँ जी, ओके, ओके ओके, बहुत बढ़िया, कथौड़ी का है भाई, हाँ मुझे तो आईफोन याद ही है बेटा। आगे बढ़ो, आप लोगों के कमेंट भी देख लेता हूँ क्योंकि बीच बीच में तुम लोग कुछ न कुछ कहते रहते हो, ठीक है, ओके, अभी देखते हैं, चलिए। मैं आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए थे। सतारे की बात करें तो ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, सुशिर है। निशान है वो तत् में आएगा, ये भी तत् में आएगा, ये भी तत् में आएंगे, ये सारे किस में आएंगे, तत् में आएंगे। निशान को याद रखना तत् के अंदर आएगा, ठीक है, निशान को तत् में कर देना, ठीक है, ओके ओके। सतारा को सुशिर में कर देना, ओके। मावलिया हो गया किसका, कथौड़ी जाति का, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है, कथौड़ी जाति से संबंधित हो गया, ठीक है। अगला देखो, वर्तमान राजस्थान के निर्माण में विभिन्न चरणों के संबंध में प्रथम राज प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया। पहला राज प्रमुख किसे बनाया गया था जब राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण के अंदर, हम यानी कि आपके मत्स्य संघ की बात हो रही है, तो वैसे मैं यहाँ पर राजवंश से संबंधित क्वेश्चंस वगैरह सारे लेकर के आया हूँ, है ना। ये उदय भान सिंह, इसको बनाया गया था पहला चरण, जब मत्स्य संघ की बात कर रहे 18/3/1948 मत्स्य संघ की बात हो रही है। उदय भान सिंह जो धौलपुर, उदय भान सिंह धौलपुर को क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री किसे बनाया, राजधानी कहाँ थी, कौन कौन सदस्य थे, कब हुआ इस चरण का, और इस चरण के अंदर आपके कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, उसकी एक पूरी लिस्ट अगले कुछ क्वेश्चंस के अंदर मैंने ऐड कर रखी है, तो बार बार हम लिख करके समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ 17 आएगा, 17 कर दिया बार बार, ओके आगे बढ़ो, ठीक है। तो एकीकरण के पहले चरण की बात हो रही है, उदय भान के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाहल, जो आपके चाहल पुजारी है, ये चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से। चाहल किसके पुजारी होते हैं, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी। चाहल है वो आपके किसके हो गए, चाहल पुजारी है वो आपके गोगा जी के पुजारियों को क्या कहते हैं, चाहल कहते हैं। गोगा जी के बारे में कुछ फैक्ट आपको लिखा देता हूं यहां पर। गोगा जी का जो गीत है ना, गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, छावली। और 6 से ही आप लोगों को याद रखना है कि इनके जो पुजारी हैं उनको क्या कहते हैं, जो है आपके चाहल कहलाते हैं पुजारी।
गोगा जी की बात करें तो जाहर पीर इनको कहते हैं, ठीक है। ददरेवा चूरू के अंदर आपका जन्म होता है, ददरेवा चूरू के अंदर जन्म होता है और